अमेरिका के बीहड़ में हम एक शिकारी को छुपे हुए देखा। उसके हाथों में बंदूक थी जिससे वो सामने चल रहे हिरन के झुंड में से एक के ऊपर निशाना लगा रहा था। धूप बहुत तेज थी और उसे प्यास भी लग रही थी, जिस चक्कर में उसका निशाना चूक जाता है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी वहां से थोड़ा आगे जाने का मन बना लेता है, क्योंकि आज उसे कुछ न कुछ घर तो लेकर जाना था, फिर चाहे वो जानवर का मांस हो या फिर कुछ और। जब वो आगे वाली खाड़ी पर पहुंचा तो उसके सामने कुछ कार खड़ी थी। तो पहले तो उसे लगा कि शायद उसके जैसे ही कुछ और शिकारी आए होंगे, लेकिन जब उसने अपनी स्कोप से देखा तो माजरा क्लियर हो गया। यहाँ तो कत्लेआम छिड़ा था, चारों तरफ लाशों का ढेर था। थोड़ी और वो करीब गया तो खून के ताजे स्रोत भी उसे दिखे, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि कत्लेआम हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने एक गाड़ी का दरवाजा खोला तो वहां एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा था। उसे जो पानी की गुहार कर रहा था, लेकिन वो उसे पानी नहीं देता। हालांकि उसके पास पानी था, पर उसे फिर भी नहीं दिया, बल्कि उसकी बंदूक लेकर वहां से चल दिया। वो शख्स वैसे ही तड़पता रहा। बाद में जॉनी ने जब एक कार के पीछे कुछ सामानों को लदा हुआ देखा तो उसे दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन कपड़ा हटाया तो दंग रह गया। हजारों किलो कोकेन थी वहां, जिसे पैक करके यहाँ लाया गया था। सब कुछ क्लियर हो गया। ये लोग कार्टेल के लोग हो सकते हैं जो ऐसे कोकेन की तस्करी करते हैं, और आज वो यहाँ इसी काम के लिए आए होंगे। पर काम क्यों नहीं हुआ ये तो मरने वाले ही जानते होंगे, परंतु जॉनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर ऐश्वर्या यहाँ है तो सलमान भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे। मतलब ये था कि अगर इतने सारे कोकेन यहाँ लाए गए हैं तो उसके बदले में पैसे भी दिए जाने होंगे, लेकिन यहाँ तो कहीं पैसे दिखाई नहीं दे रहे। जॉनी की तलाश शुरू हो गई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, चारों तरफ सिर्फ बारूद की गंध थी। ठीक उसी समय उसे 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे बैठा एक शख्स दिखाई दिया। मतलब चील की निगाह है जॉनी की। अभी वो वहां नहीं जाएगा, हो सकता है कि वो जिंदा हो और उसे मारने की फिराक में बैठा हो। इसीलिए वो वहीं आधा घंटा बैठा रहा, ये देखने के लिए कि क्या वो हिल रहा है या फिर नहीं। जब आधा घंटा बीत जाता है तो उसे फिर से स्कोप देखा और पाया कि वो सच में मर चुका है। अब वो उसके पास गया। वो आदमी की हालत बहुत बेकार थी, बड़ी ही बेरहमी से उसे मारा गया था। बेचारा जॉनी ने सबसे पहले तो उसकी पिस्टल उठा ली। काफी महंगी थी और ऐसी चीजों को वो कभी नहीं छोड़ता। उसके पास ही वो उसे चीज दिख गई जिसकी उम्मीद में वो था, यानी कि पैसों से भरा बैग। जब उसने उसे सूटकेस को खोला तो उसमें पूरे $10 मिलियन थे। एकदम नई गड्डी थी जिसकी खुशबू में जॉनी इतना मदहोश हो गया कि उसने न दाएं देखा न बाएं देखा, सीधा बैग उठाया और तेजी से अपने घर को भागा। इसी दौरान हम दूसरी तरफ एंटनी नाम के आदमी को देखते हैं, जो पेशे से एक गद्दावर कैदी है। आए दिन उसे भागने की खबर लोग सुनते रहते हैं, पर ज्यादा दिन किसी जेल में वो टिक नहीं पाता, जैसे कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा क्यों? जब शेरिफ उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहा होता है, ठीक उसी समय पीछे बैठा अंटोनियो ने देखा वो फोन में बिजी है और उसी हथकड़ी को अपना हथियार बना लेता है, जो उसे उसकी आज़ादी छीन रही थी। वो उसी हथकड़ी से उस शेरिफ का गला चीर देता है, और जिससे उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। उसकी हथकड़ी भी टूट जाती है, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गई। वेल, कहावत गलत है पर यहाँ सही सूट कर रही थी। तो अब पुलिस कार लेकर वहां से निकल गया, लेकिन अगर वो इस कार में घूमता रहा तो कुछ ही दूरी पर फिर पकड़ा जाएगा। तब उसे एक दूसरी कार चाहिए थी। उसकी तलाश शुरू हो गई। कुछ समय के भीतर उसे अपना अगला बकरा मिल गया। पुलिस की कार देख उस आदमी ने भी कार साइड में लगा लिया। उसे लगा अंटोनियो कोई ऑफिसर है। वो उसे बात करने बाहर निकला। उस दौरान अंटोनियो ने उसकी पेशानी पे एक खास किस्म का सिलेंडर के पाइप रखकर फिर बटन दबा देता है, जिससे एक कील उसके सर के आर पार हो जाती है और ये सिलेंडर उसी का है। इसी के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। लगता है भाई ने कुछ मॉडिफाइड किया इसमें। खैर, वो उस कार को लेकर फरार हो गया वहां से। अब आ जाते हैं अपने हीरो जॉनी पर, जो पैसे तो ले आया लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, उसी आदमी को लेकर जिसे उसे पीने को पानी नहीं दिया था। उसी के बारे में वो सोचे जा रहा था। उसकी पत्नी ने भी ऐसे उसे गुमसुम देखकर पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है, इस सूटकेस में है क्या। जॉनी ने बड़ी बेरुखी से उसे जवाब दिया। हालांकि ऐसा वो करता नहीं है, पर आज उसका दिमाग में अलग ही सीन चल रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला और सोने की बेजोड़ कोशिश करने लगा, लेकिन उसका ज़मीर उसे सोने नहीं दे रहा था। बार बार वही आदमी उसके ख्यालों में आ रहा था। तो उसने एक कड़ा कदम उठाया और पानी भरने लगा। काला ने देखा तो पूछा कि इतनी रात को तुम पानी लेकर कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ, तुम सो जाओ, शायद मुझे थोड़ा लेट हो जाए आने में। इतना कहकर वो घर से निकल गया। आपको क्या लगता है, क्या वो आदमी अभी जिंदा होगा? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अंधेरी रात में ड्राइव जॉनी फाइनली उस आदमी तक पहुंचा, लेकिन जब उसके पास गया तो पता चला कि वो मर चुका है। पानी लाना बेकार हो गया। तो वो खुद ही पानी पी लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर पड़ी जहां पर अपनी कार खड़ी थी। वहां एक और कार आकर खड़ी हो गई। लगता है कि अब उसने जो पानी पिया है वो निकलने वाला है। जॉनी तुरंत छुप गया कार के पीछे, लेकिन तब तक उन लोगों ने उसे देख लिया। वो शायद अपने पैसे या फिर अपना माल लेने के लिए आए।
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी जॉनी को लेने के देने पड़ गए थे। वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो लोग अपनी कार ही उसके पीछे लगा देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। एक गोली सीधा उसके कंधे पर लगती है जिससे वो वहीं गिर पड़ा। लेकिन फिर उसने पीछे देखा तो समझ में आया कि अभी तो सिर्फ कंधा गया है, अगर यहाँ रुका तो मैं खुद चला जाऊंगा, और इसीलिए वहीं से सीधा नदी में कूद गया और भागने लगा उसी हाल में। पर वो अनजान लोग उसके पीछे अपनी शिकारी कुत्ता लगा देते हैं जो नदी को पार करते उसके पास ही आ रहा था। तभी जॉनी ने उसे मरा हुआ आदमी को पिस्टल निकाली, लेकिन ये तो चल ही नहीं रही थी। क्या बवासीर चीज बना दी, मारो कहीं और जाती कहीं और। ये कुत्ता एकदम करीब आ गया। अब अगर गोली नहीं चली तो उसको नोच खाएगा वो, लेकिन शुक्र है कि गोली चल गई और वो मर गया। लेकिन इस भागा दौड़ी में बुरी तरह से वो घायल भी हो जाता है। घर जाएगा तो क्या जवाब देगा। वहां दूसरी तरफ अंटोनियो ने पूरी रात गाड़ी दौड़ाई, फिर सुबह एक गैस स्टेशन पर रुक गया। ओनर ने जब उसे देखा तो वो उसे थोड़ा सा जाना पहचाना लगा, इसीलिए वो उसे बात करने की कोशिश करने लगा। पर वो उसे अजीब तरह से बोला कि अबे बुड्ढे, तुझे इसे क्या लेना देना, अपनी बेटी का रिश्ता करवाएगा क्या मुझसे। मालिक घबरा गया और कहने लगा कि मैं पेट्रोल पंप बंद कर रहा हूँ। तो उसी समय एंटोनियो ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और बोला, चल बोल, हेड या फिर टेल। मालिक घबराते हुए बोला, मैंने दाव पर कुछ नहीं लगाया। तो उधर से जवाब आया, पर मैंने तो लगाया है, तेरी जिंदगी दाव पर लगी है। सिक्का उछाला गया, साथ में उस बूढ़े आदमी की जान भी उछल गई, पर शुक्र है कि वो हेड आया और वो बच गया। एंटोनियो वहां से बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा कर निकल गया। वहां जॉनी बुरी तरह से घायल होकर जब घर पहुंचा, कार्ला की नजर उस पर पड़ी। उसके शरीर से खून बह रहा था। रोते हुए उसने पूछा, तुम 2 दिन से कर क्या रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तब जाकर वो उसे पूरी कहानी बताता है। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है सिर्फ लालच के चक्कर में। हमारे पास $3 मिलियन रखे हैं, उसे हासिल करने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे आए, इसीलिए अभी तुम फौरन अपनी माँ के घर चली जाओ और मैं कहीं और चला जाता हूँ। वहाँ एक तरफ उन्हीं अनजान लोगों ने अब अंटोनियो को काम पर रख लिया था। उन्होंने उसे एक GPS ट्रैकर दिया है, कहा कि उस पैसे वाले सूटकेस में ट्रैकर लगाए जो तुम्हें उसकी लोकेशन बताता रहेगा। वहाँ पे जॉनी की कार भी मिल गई थी जिसे वो नंबर प्लेट निकाल लेता है। फिर अंटोनियो ने कुछ ऐसा किया जो आप देखकर शॉक हो जाएंगे। उसने उन दोनों आदमियों को वहां शूट करके मार डाला। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ज्यादा दिन वो किसी के कब्जे में क्यों नहीं टिक, क्योंकि कब्जे में रखने वाले लोग वो जिंदा ही नहीं बचते। यहाँ एंट्री होती है अब शेरिफ टॉम की, जिन्होंने उस जलती हुई पुलिस कार को देख लिया जिसे चुराकर अंटोनियो भागा था। अब कुछ दूर पर वो कत्लेआम वाली जगह भी थी जिसे उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर जरूर कुछ बड़ा हुआ है। उसे भी जॉनी की तरह ही सोचा। वहां उन्हें जॉनी की कार भी दिख गई जिसे टॉम पहचानता, और इसीलिए उसने अपने साथी से पूछा क्या वो भी डीलर है। साथी ने ना में जवाब दिया। तो फिर इसकी कार यहाँ ऐसी जगह पर क्या कर रही है। दोनों ही सोच में डूबे। इसी बीच अंटोनियो जॉनी के घर पहुंचा उसी नंबर प्लेट की मदद से जहां से उसने उसका एड्रेस निकाल लिया था। अब उसके हाथ में उसका वही मॉडिफाइड सिलेंडर था जो उसका सबसे भरोसेमंद हथियार है। वो अंदर गया, वहां कोई नहीं था। दरवाजे पर पड़े फोन बिल देखा तो पता चला कि एक नंबर पर कई बार कॉल गई है जो कार्ला की माँ का था। खैर उसे इन सब चीजों से क्या ही लेना देना, उसे तो पैसे चाहिए थे, इसीलिए वहां तलाशी लेने लगा। पर पैसे मिले नहीं, लेकिन हाँ एक चीज मिल गई, भैंस का दूध जिसे वो बड़े ही आराम से पीता है। और फिर जब मन भर जाता है तो वहां से सीधा उस घर के मालकिन के पास पहुंचा। दरअसल जॉनी और उसकी वाइफ एक ट्रेलर में रहा करते थे और वहां वो भी ट्रेलर थे जिन्हें रेंट पर दिया गया था। तो उसी मालकिन के पास गया, पूछने लगा कि जॉनी कहाँ है। पहले तो उस औरत को लगा शायद वो उसका करीबी होगा, इसीलिए वो उसे बता देती है कि वो किसी काम से बाहर गया, 1-2 दिन में लौट आएगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो किस जगह पर गया है। अब एंटोनियो ने कई बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं देती वो, ये उसके रूल के खिलाफ था। अब वो अपने वहीं पुश्तैनी सिलेंडर उठाता और वो बटन दबाने ही वाला था कि तभी बाहर से आवाजें आई और वहां से चला गया। दरअसल ये पुलिस थी। शेरिफ टॉम अब जॉनी के घर आए थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्हें भी वहां वही मिला जो कुछ देर पहले एंटोनियो को मिला था। वो भी उस भैंस के दूध को पीने लगे, लेकिन टॉम का साथी ने दिमाग लगाया, दूध अभी भी हल्का हल्का ठंडा है, यानी कि इसे अभी कुछ देर पहले फ्रिज से निकाला गया। मतलब साफ है वो यहाँ पर आया था। पर कौन? टॉम का शक तो जॉनी पर ही जा रहा था। वो कुछ कोई ऐसी चीज छुपा रहा है जो आज से पहले उसके हाथ कभी नहीं लगी। उधर जॉनी कार्ला को बस में बैठाकर उसकी माँ के घर भेजता है, पर कार्ला परेशान थी उसके लिए क्योंकि वो ऐसे अकेले उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन वो उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ जो रायता फैला है मैं उसे समेट दूंगा, उसके बाद हम आराम से एक परमानेंट घर में रहेंगे और उन पैसों से ऐश करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या सच होता है। दूसरे दिन हमने देखा जॉनी ने रीगल होटल में एक छोटा सा कमरा लिया जो सबसे सस्ता था। ऐसा जानबूझकर किया ताकि किसी को उस पर शक ना हो, उसके पास ज्यादा पैसे आए। रूम में जाने के बाद उसने उन पैसों में से एक गड्डी निकाली और अपने पास रखी। फिर उसी सूटकेस को रस्सियों से बांधकर उसी रूम के एयर शाफ्ट में घुसा दिया ताकि किसी के कानों कान खबर ना हो। जितने का पूरा होटल नहीं है उससे ज्यादा पैसे $23 के रूम में रखे हैं। अब वो बाहर गया तो अपने लिए एक नया जूता लेने गया क्योंकि उसके पैर में जख्म हो चुका है। जूता लेने के बाद जब वो वापस आया तो देखा कि उसके रूम के बाहर एक कार खड़ी है।
उसे कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने वहीं से टैक्सी मुड़ने को कहा, शायद कोई था पहले वहां पर। दूसरे दिन वो सीधा पहुंचा बंदूक की दुकान पर जहां उसने एक शॉटगन खरीदी, साथ में उसकी गोलियां भी। फिर वो गया लोहे की दुकान पर जहां उसने कुछ पोल्स खरीदे। इन सामानों को लेकर वो उसी रूम में आ गया। फिर उन पोल्स को एक साइज में काट कर वहीं रख दिया। फिर गया ओनर के पास और उसने मांगा कि इस होटल के रूम के मैप को। इन चीजों से वो क्या करने वाला ये आपको कुछ देर में पता चलेगा। कुछ ही देर के बाद हमने एंटोनियो को इसी होटल के बाहर से गुजरते हुए देखा। अचानक उसका वो जीपीएस बीप करने लगा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि यही पैसे रखे गए हैं। अपना सिलेंडर और बंदूक लेकर वो कमरे में घुसा, लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि साइड वाले रूम में रखा गया होगा, इसीलिए वो दूसरे रूम में पहुंचा तो वहां तो कार्टेल के लोग थे जिनके बीच एक बड़ी ही बेरहम झड़प हो गई। एंटोनियो ने सभी को मार डाला, लेकिन इससे साइड वाले कमरे में बैठा जॉनी समझ गया कि मौत आ चुकी है। अब यहाँ उसे अपनी चाल चली। उसने उन पैसों को उसी कमरे में छुपाया था, पर उसने वो रूम छोड़ दिया और उसी रूम को बुक किया जो उस रूम का एयरशाफ्ट का सबसे करीब में है। इसीलिए उसने वो मैप लिया था। तो अब यहाँ पर काम आए वो पोल्स, जिसे उसने जोड़कर एक लंबी सी छड़ी बना ली, जिसे उसने उसी एयरशाफ्ट में डाला और फिर सूटकेस में बंधी रस्सी को फंसाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और लेकर फरार हो गया। इतना भी बेवकूफ नहीं है भाई वो, जितना हम उसे समझ रहे थे। लेकिन हमारा विलन कम चतुर नहीं है। उसने एयरशाफ्ट के खुले वेंट को देख लिया और समझ गया कि सूटकेस यहीं रखा था। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी ने एंटोनियो को बेवकूफ बनाया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचा न्यूयॉर्क में। हम कार्टेल के हेड को देखते हैं जिसने अभी भी बिल कार्सन नाम के शख्स को बुलाया, जो कि एंटोनियो से ज्यादा बर्बरता से लोगों को मारता है और बॉस का सबसे खास है। उसने बताया कि हमने एंटोनियो नाम के बंदे को काम पर रखा है, लेकिन उसने हमारे ही आदमी को मार डाला और अभी तक मारे जा रहे हैं। इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उस जॉनी और गद्दार एंटोनियो दोनों को मारकर मेरे सामने ले आओ। कार्सन मान गया। दूसरी ओर जॉनी एक दूसरे शहर में पहुंचता है। वहां फिर से एक होटल लिया, लेकिन रूम में पहुंचने पर उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जब उसने उन पैसों से भरा बैग खोला तो देखा कि उसके अंदर एक डिवाइस है जो बार बार रेड हो रहा है और बीप का साउंड आ रहा है। वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने सारी लाइट ऑफ कर दी, चुपचाप गेट के सामने बंदूक लेकर बैठ गया। वो जो कोई भी था करीब आते ही जा रहा था। बंदूक और मजबूती से पकड़ ली। कदमें अब तेज हो चुकी है और ठीक तभी लॉक टूट कर गिर गया। इधर से जॉनी ने फायर कर दिया। जब गोली चली तो माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, पर जॉनी खिड़की से बाहर कूद गया और सूटकेस लेकर रोड पर आकर एक आदमी को बंदूक दिखाते हुए उसकी कार में बैठ गया। इससे पहले कि वो कार को चलाता, पीछे से एंटोनियो ने शूट करके उसे भी मार दिया। मतलब इस बंदे का निशाना ही क्या है, तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ जॉनी ने खुद कार ड्राइव शुरू कर दी, लेकिन वो जब अपनी आंखें ऊपर कर रहा था आगे का रास्ता देखने के लिए, तब तक वो फायर कर रहा था, जिससे चक्कर में एक गोली उसे भी लग जाती है और कार भी क्रैश हो जाती है। अब तो उसे खुले में आना पड़ेगा। वो सूटकेस लेकर दूसरी कार के पीछे छुप गया, पर अगर वो यहाँ हार गया तो पैसे हाथ से चले जाएंगे और इसीलिए उसने चालाकी से दूसरी साइड से गोली चला दी बाहर निकलकर, जिस बारे में उसे थोड़ी देर में पता चला। इसमें वो घायल हो गया और वहां से चला गया। गोली उसे भी लगी थी, वो भी दो, पर ज्यादा घायल जॉनी था क्योंकि उसके पेट में गोली लगी थी जहां से लगातार खून बह रहा था। वहां से सीधा मैक्सिकन बॉर्डर के पास पहुंचा। फेंसिंग के उस तरफ उग रही बड़ी बड़ी घासों के बीच में वो सूटकेस फेंक दिया। बाद में वो खुद भी बड़ी ही चालाकी से बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है। किसी ने देखा तक नहीं उसे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने 3 लोग खड़े थे। उसकी हालत में उन्हें तरस आ गया, इसीलिए वो हॉस्पिटल लेकर उसे जाते। एक तरफ एंटोनियो, उसका तो अलग ही हिसाब है। वो हॉस्पिटल नहीं गया बल्कि केमिस्ट के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी, जिससे सब बाहर भाग गए। फिर केमिस्ट के अंदर जाकर जरूरी सामान ले लिए, जिन्हें लेकर वो रूम में आया और खुद अपने हाथों से अपने दोनों गोलियों को बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर दर्द का हल्का सा भाव तक नहीं था, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी को हराने के लिए सच में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। वहां जब जॉनी को होश आया तो उसके सामने कार्सन बैठा मिला। वो उसे नहीं जानता, पर वो उसे जानता है। उसने छूटते ही कहा कि एंटोनियो बहुत ही जालिम है। मेरा बॉस तो उसे साइको कहता है। जो भी उसके सामने आता है सबको वो मार देता है और इसलिए बेहतर है कि मुझे वो पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। पर जॉनी इनकार करता है। उसने तो झूठ कहा कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। तब कार्सन उसे अपना नंबर देकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ शेरिफ टॉम कार्ला से मिलता है और उसे जॉनी के बारे में सवाल करता है। उसने उससे कहा कि तुम्हारे पति की गाड़ी है, हमें 5 लोगों की लाश मिली है, तो बेहतर है कि मुझे बता दो कि वो कहाँ है, हम उसे बचा सकते हैं। पर कार्ला को खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। जब कार्सन हॉस्पिटल में अपने रूम पर पहुंचता है तो उसका तो गला ही सूख जाता है। उसके सामने बैठा था एंटोनियो, वो भी बंदूक के साथ, जो उसी की तरफ तानी थी। कार्सन ने कहा कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि उसे पैसे चाहिए। यही उसके आखिरी शब्द थे। अब उसके फोन पर जॉनी का कॉल, जिसे एंटोनियो ने उठाया और कहा कि मुझे पता है तेरी बीवी कहाँ है। बीवी ज्यादा जरूरी है या फिर पैसे?
जॉनी तुरंत उसे पैसे देने को राजी हो गया क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसका परिवार है। उसी समय वो वहां से सीधा बॉर्डर पर गया और सूटकेस को उठाकर वापस से अपने देश लौट आया, अमेरिका, जहां से उसने कार्ला को कॉल किया, बोला कि वो उसे पैसे दे रहा है, इस पते पर आ जाना। हालांकि कार्ला ऐसे करने से मना करती है पर वो नहीं माना। अब उसे अपने परिवार की खुद हिफाजत करनी होगी, ये पैसे उसे देने पड़ेंगे। जब कार्ला अपनी माँ के साथ जॉनी के दिए हुए पते पर जाने के लिए निकलती है, ठीक उसी समय उसने शेरिफ को जॉनी का पता बता दिया क्योंकि उसे डर था कहीं उसे कुछ हो न जाए। तो वहां दूसरी ओर एक सूट बूट पहना आदमी कार्ला की माँ से ये पूछ लेता है कि वो कहाँ जा रही है और वो बता भी देती है। हद भाई, उसकी ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी ये तो समय ही बताएगा। वहां एक जगह पर एंटोनियो को एक मुर्गे वाला मिलता है तो उसने उसके मुर्गों के साथ उसे भी मार दिया, फिर उसकी कार लेकर निकल गया क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। मतलब ये बंदा अलग ही किस्म का है। अब कार्ला के आने से पहले जॉनी होटल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले वहां शेरिफ पहुंच गया, लेकिन कोई था जो उससे भी पहले वहां पहुंच गया था। कार्टेल के लोग जिन्होंने जॉनी को मार डाला था। हाँ ये सच है, उसने उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा था और पैसे भी ले गए। शेरिफ ने कार्ला से वादा किया कि वो उसके हस्बैंड को कुछ होने नहीं देगा, पर उस वादे को निभा नहीं पाया। जब वो शाम में वहां पहुंची तो उसकी शांति सब कुछ बयां कर रही थी। कार्ला तो पूरी तरह से टूट जाती है। अच्छी खासी जिंदगी उनकी चल रही थी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। वो माँ भी बनने वाली थी, लेकिन बीच में आ गया पैसा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा दुख तो टॉम को होता है। उसने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। उस दिन वो अपने पिता के पास गया। उसने बड़ी ही नरमी से कहा कि आज उसने पहली बार एक औरत का भरोसा तोड़ा है। क्या फायदा ऐसे कानून का जो किसी को न्याय ना दिला पाए। वहां जॉनी के फ्यूनरल पर जब कार्ला घर पहुंची, सामने बैठा मिला एंटोनियो। एकदम से चीजें रुक सी गई। वो देखते ही समझ गई कि यही है वो। उसके हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे थे कि वो यहाँ क्या करने आए। कार्ला ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। उन्हीं पैसों के लिए मेरे पति ने अपनी जान दी थी और आज मुझे मेरे बच्चे दोनों को छोड़कर चला गया। तो एंटोनियो ने क्या जवाब दिया आप जानते हैं? तेरे पति के लिए तू नहीं, पैसा ज्यादा जरूरी था। मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी नहीं सुनी। इतना कहकर उसने फिर से अपनी चाल चली, जेब से सिक्का निकाला, पूछा हेड या टेल। कार्ला उधर से जवाब आया कि ये चुनाव उसके सिक्के का नहीं बल्कि तुम्हारा है। चाहे कुछ भी हो जाए इससे क्या फर्क पड़ता है। सिक्का उछला, दूसरे पल हम इसे घर के बाहर आते हुए देखते हैं। वो अपने पैर पर लगे मांस के टुकड़े को साफ कर रहा है। इशारा साफ है, कार्ला और उसके बच्चे को दोनों को उसने मार दिया। जब वो कार से वहां जा रहा था तो अचानक एक तेज रफ्तार कार से उसकी टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि सामने वाला मर गया, पर आपको पता है वो जल्लाद अभी भी जिंदा था। खुद चलकर वो बाहर आया, उसके हाथ की हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है, लेकिन दर्द क्या चीज है उसे पता ही नहीं है। वहां से वो पैदल निकल गया बिना किसी को कुछ कहे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।